बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस का आज आखिरी रोज है और कौमी टीम मेगा इवेंट से आखिरी वार्म अप मैच में इन एक्शन है और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और अब तक मेरा ख्याल 339 रन, यकीनी तौर पर 339 रन बना लिए और 7 खिलाड़ी आउट हैं। और बारिश के बायस उधर हॉलैंड और भारत के मैच में एक गेंद भी ना फेंकी जा सकी। जिस तरह से एशिया कप में हमने देखा कि बारिशों ने मैचेस मुतासिर किए, सेम सूरत हाल जो है वो यहां पर भी होती दिखाई दे रही है। इसके बाद जी ओपनिंग सेरेमनी पर बात करनी है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान में एशिया कप के जो 4 मैचेस थे उसमें एक मैच में एक फ्लड लाइट जो है वो बंद हो गई थी, उस पर बड़ी तनकीद की थी। लेकिन अब जो पूरी की पूरी ओपनिंग सेरेमनी है वो ही डिस्टर्ब होती दिखाई दे रही है। इस पर यकीनी तौर पर हम बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, जी हम 344 फॉर 7 ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की है। हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है कंप्लीटली एक्सपोज होती दिखाई दे रही है और यही वो बॉलिंग लाइनअप थी जिस पर हमें बड़ा नाज था और कहा करते थे कि वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत आला रिकवरी की है और आपकी जो बॉलिंग है डेफिनेटली उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो यहाँ पर इतनी अच्छी पोजीशन में आके 160 रन पे 5 आउट करके भी टीम 350 के पास पहुंच गई है। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू हैव अ लुक एट। और उसमें बिल्कुल। यही है कि शादाब खान ने पहले 5 ओवर में 26 रन दिए हुए थे, अगले 5 ओवर में उन्हें तकरीबन 44-45 रन बने, जो कि बहुत ज्यादा है बाय एनी स्टैंडर्ड। और इसी तरह जो बाकी बॉलर्स हैं, आप देखिए उसामा मीर ने 2 विकेट लिए, बिल्कुल। 2 विकेट लिए और आपने उसके बाद उनको ओवर नहीं मिला। तो ये जो है ना, आई डोंट नो कि ये क्या टैक्टिक्स हैं, क्या उसको बचाया गया, क्या ऑस्ट्रेलिया को दिखाना नहीं चाह रहे थे, क्या वजह थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब हम बातें सुनते हैं तो फिर ऐसी कोई बात आती है कि जी वो जो नहीं होता तो कहते हैं वो था नहीं, जो होता है वो कहते हैं उसको हम दिखाना नहीं चाह रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो चीज़ है जिसका एक जस्टिफिकेशन, एक क्लैरिटी के साथ एक प्लान अगर बता दें तो हमें भी बेचैनी खत्म करने का मौका मिले, हमें भी समझ आ जाएगी यार ये टैक्टिकल है, ये दूसरे को दिखाना नहीं चाह रहे। तो ऐसे में हारिस रऊफ जो है वो ठीक ठाक पिटे हैं, 7 ओवर में 70 से ज्यादा रन वो दे चुके थे। तो ये चीजें जो है डेफिनेटली डिस्टर्बिंग है बिफोर द बिग फास्ट स्टार्ट। बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो भट्ट साहब बात करते हैं उसामा मीर की। जिस तरह से आपने बात की, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसामा मीर ने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए, अब फिर से 2 आउट किए। दैट मीन्स कि अगर मुसलसल दूसरा वार्म अप खिलाया तो उम्मीद यही जाहिर की जाए कि अगले जो वर्ल्ड कप का पहला मैच है उसमें इनकी जगह पक्की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि एशिया कप में उन्हें मुसलसल बाहर बैठाना जो है वो एक गलत फैसला था कप्तान की जानिब से। देखिए आप, हम बात करते रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स के अंदर कि उसामा मीर जो है ये जेन्युइन लेग स्पिनर और इनका बॉल स्पिन भी होता है और इनकी नेचुरल फ्लाइट है, क्योंकि हाइट है तो उनको कोई बहुत ज्यादा फ्लाइट देनी नहीं पड़ती, उन्हें बाउंस भी मिलता है, उन्हें ग्रिप भी मिलता है। लेकिन हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब उसका कोई जवाब तो नहीं मिलेगा आपको, कोई बंदा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और द ग्रेट ऑनलाइन कोच अब वापस आ चुके हैं, आई होप कि वो इन चीज़ों का नोटिस लेंगे और अब अपनी मौजूदगी में वो आगे चीज़ों को बेहतर करेंगे। ठीक है, ये वार्म अप मैच है, अच्छी बात यह है कि आपके सामने वो चीज़ें आती जा रही हैं जहाँ पर हम लोग लैग कर रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त भी गुजरता जा रहा है जो हम बार बार कहते हैं ना कि हम गलतियों से सीख रहे हैं। अब वो वक्त जो है ना वो वहाँ आ रहा है कि जहाँ पे इट ऑल मैटर्स और जहाँ पर किसी ना किसी को गलती का जवाबदेह होना है। सीखता तो सारे जहान सीखता है गलती से, कोई देर से सीखता है, कोई वक्त से सीखता है, लेकिन अच्छा। सीख के फिर आगे से जो आपका रिस्पॉन्स है वो बताता है कि आप सीखे हैं। तो हम अभी तक वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा, वो रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं। और सब बाबर आजम की कप्तानी पर बड़ी बात हुई। अभी नायब कप्तान जो हैं वो कप्तानी कर रहे हैं, बाबर आजम अभी ये वाला मैच नहीं खेल रहे। जिस तरह से आपने कहा कि उसामा से 5 ओवर करा के उनको साइड पे कर दिया गया, डू यू थिंक कि ये पीछे जो बैठा थिंक टैंक है उसी के फैसले हैं? कप्तान चाहे जो भी हो, करनी उन्होंने अपनी मर्जी है कि भाई इसको इतने ओवर करवाने, परफॉर्म करे ना करे, उसके बाद साइड पे कर दी। क्योंकि हमने देखा कि शाहीन ने भी सिर्फ 6 ओवर किए, उसके बाद से वो रेस्ट मोड पे हैं। हसन अली भी देखा 6 ओवर है, उसके बाद से वो गायब हैं। क्या समझते हैं, ये पीछे से फैसले हो रहे हैं या ऑन ग्राउंड फैसले हो रहे हैं? देखिए ऑब्वियसली मैनेजमेंट जो है मिकी आर्थर एंड कंपनी और कैप्टन, उनके आपस के मशवरे के बाद ही ये सब कुछ होगा। लेकिन जब तक हम उन्हें सुन ना लें कि वो इसकी क्या वजह बताते हैं तो हम उस पर कुछ पहले से प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक आपको एक मोरल बूस्टिंग एफर्ट की चीज को अगर आप देखते हैं तो इस तरह अगर आप खेलेंगे और बार बार आपको 350 प्लस रन होंगे और एक टीम 160 पे 5 आउट होके भी 100 350 रन करेगी, तो ये आपके मोराल के लिए और आपकी जो मेंटल
साइड ऑफ द गेम है ना, जिसका शादाब ने जिक्र किया था कि गेम फिजिकल नहीं मेंटल है। बिल्कुल। तो जब आपको बार बार 350 होता है तो आप मेंटली इफेक्ट होते हैं। तो ये वो अच्छा। चीज है जिसके ऊपर उनको सुनना मुझे इंतजार रहेगा कि वो इस पे क्या कहते हैं। चले, ये तो यकीनी तौर पर इसका कोई जवाब देंगे। हमने देखा कि 346 रन्स पाकिस्तान ने भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड पहले में बना लिए थे। अभी 352 का टारगेट दिया है जी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को। क्या समझते हैं ये कंप्लीटली बैटिंग डोमिनेट विकेट हमने देखने पूरे इस वर्ल्ड कप में इसी तरह के देखे जाएंगे? यूजुअली इंडिया की कंडीशंस ऐसी होती? देखिए हमजा, ये बात तो है कि इंडिया में शुरू से हाई स्कोर होते हैं। 300 प्लस तो एग्रीगेट उधर तब था जब 2004 में हम लोग गए थे। आज उस बात को 19 साल हो गए। और उस वक्त एक बॉल इस्तेमाल होता था जो 30 ओवर के बाद जिसको हिट मारनी मुश्किल होती थी, वो रिवर्स भी होता था और वो नरम हो जाता था। तो यहाँ पर 2 बॉल हैं, वो सख्त रहते हैं, ज्यादा सफेद रहते हैं। 9 बॉल की फ्री हिट है, पहले नहीं होती थी। पहले पावर प्ले 15 के बाद खत्म हो जाता था, अब 40 ओवर तक होता है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है बैटिंग को। तो इतने रन अगर हो जाएं तो बैटिंग को परेशान नहीं होना, बल्कि बैटिंग को ये जहन बनाना है कि हमने चेस करने हैं ये रन, और ये होंगे। जब 2 बल्लेबाज अच्छी बड़ी इनिंग्स खेलेंगे या वो पार्टनरशिप डेवलप करेंगे तो इंडिया में 300 प्लस चेस करना कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। बट साहब, हमने देखा यूजुअली पाकिस्तान की जानिब से 250 270 को इनफ समझा जाता है। डू यू थिंक दे आर दे फुली प्रिपेयर्ड कि 350 जब हमें बोर्ड पर लग जाए उसको हमने चेज करना है, उससे पहले अगर हाथ पांव फूल जाए, कप्तान जो है वो नर्व्स पर कंट्रोल ना रख पाए और इस तरह के फैसले करे, तो समझते हैं इतना टाइम मिला है बाबर आजम को कि इस तरह से अगर टोटल सामने आए, ओपोनेंट इंडिया हो, क्राउड उनका हो, ग्राउंड उनका हो, वहां पर काम रहकर नर्व्स पर कंट्रोल रखकर टीम को साथ लेकर चल सकते हैं? देखिए ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव ही सोचना है। आप अगर अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो दूसरे कैसे होंगे। आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया जब पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने 350 रन भी चेज किए, जिसमें बाबर ने भी सेंचुरी की थी और इमाम ने भी सेंचुरी की थी। तो बड़ी सेंचुरियां और बड़ी पार्टनरशिप लगाने की जरूरत है और अपनी बैटिंग को 50 ओवर खेलने हैं। टॉप 6 अगर 50 ओवर खेलेंगे तो पाकिस्तान ये स्कोर कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के सामने बॉलिंग कौन कर रहा है। लेकिन ये काम जो है ना, ये प्राइमरीली बैट्समैनों का काम है। ठीक है, आखिर में 30-35 रह जाए, आपके ऑलराउंडर्स पे बात आ जाए, लेकिन बाय एंड लार्ज आपके बैट्समैन अगर बड़ी इनिंगें नहीं खेलेंगे तो फिर मुश्किलात हों। अगर बड़ी इनिंग्स कोई 2-3 प्लेयर खेलते हैं या एक प्लेयर बड़ा स्कोर करता है, 7-2 50 होती हैं, तो आप देखेंगे कि इंडिया में 300, 330, 340 के रन बनते रहे। बट सब समझते हैं आप मोहम्मद वसीम जूनियर का फैसला जो है उन्हें साथ लेकर चलना, उनको प्रेफर करना ओवर जमान खान, मुसलसल पिट रहे हैं वो भी, जिस तरह से अगर कहा जाए जेन्युइन फास्ट बॉलर तो नहीं है, मुसलसल पिट रहे हैं, समझते हैं आपके जमान खान रिप्लेस कर पाएंगे? कुछ इस तरह की हैपनिंग्स हो सकती हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर? देखिए बात तो यह है कि तो राइटिंग ऑन द वॉल है कि कौन सा बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, सबके सामने है, कोई चीज छुपी नहीं हुई। लेकिन आप टेक्निकल कमेटी होगी आईसीसी की जो चेंज करने के लिए कोई रीजनिंग जिनके साथ करनी होगी। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि अब आप वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है वो विदाउट इंजरी, तो उसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। और अगर विदाउट इंजरी आप सिर्फ इसलिए तब्दीली कर लेंगे कि अगर आपके जिसको आपने सिलेक्ट किया वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा, तो इस तरह तो सारी टीमें अपने चेंजेस करने शुरू कर देंगी। तो वो जो 15 को सिलेक्ट करने वाला जो एक शुरू से लेके आज तक जो एक कह लें कि एक रीत है, ठीक है ना, तो आप 15 सिलेक्ट करते हैं और वहीं पे सब कुछ टेस्ट होता है, तो वो इंजरी के केस में ही तब्दीली होगी, उसके अलावा तो तब्दीली नहीं होगी। सो आई डोंट नो कि वो किस तरह करेंगे। अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं देता तो उसको कैसे तब्दील किया जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस पहले नहीं होती रही ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट जो है तब्दीली वो सिर्फ इंजरी की सूरत में होती है। अच्छा, बट सर जका अशरफ साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया कि कोई भी खिलाड़ी ये ना समझे कि 3 साल के लिए ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये परफॉर्मेंस बेस हम देखेंगे कि किसको कंटिन्यू करवाना है, किसको नहीं करवाना। समझते आप इस बड़े इवेंट से पहले खिलाड़ियों के ऊपर इस तरह की तलवार लटकाना ठीक है? अच्छा हमजा, बेहतर तो ये है इसमें कि चेयरमैन साहब पर्सनली उनसे बात कर लें, क्योंकि ये बात अगर पर्सनली हो जाए तो है तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है ना, खेल कोई भी हो, प्रोफेशनल जो स्पोर्ट है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। लेकिन बात अगर मीडिया में जाती है तो फिर उसको तरह तरह से पेश किया जाता है, और वो वंस जब फैलती है और हर तरफ से होती है तो फिर डेफिनेटली उसका प्रेशर भी आ सकता है प्लेयर्स के ऊपर। तो आई थिंक इसमें बेटर ऑप्शन ये है कि आप उनसे पर्सनली बात कर लें। बात में गलत कुछ नहीं है, बात ठीक है,
लेकिन आई डोंट नो कि ये पब्लिक हुई है या किसी और ने कर दिया है। बहरहाल ये पब्लिकली कहने वाली बात है, ये अंडरस्टूड है, ये चीजें अंडरस्टूड है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि परफॉर्मेंस नहीं दो तो 3 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। और साहब आपने इतनी क्रिकेट खेली है, कोचिंग वगैरह भी यकीनी तौर पर करते रहे हैं, क्या समझते हैं आप फास्ट बॉलिंग जो हमारा एक मेन वेपन हुआ करता था, अभी हमने देखा शाहीन भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, यही कंडीशंस होंगी आगे ऑफिशियल मैचेस में भी, अभी तो चले वार्म अप है, तो मुश्किलात दिखाई दे रही हैं आपको हमारे फास्ट डिपार्टमेंट में, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में? देखिए नसीम शाह का एक तो लॉस आपको हुआ है, और फिर उसके लॉस ने खाली जगह नहीं आपके लिए एक्सपोज की, उसने आपका सिस्टम भी एक्सपोज किया कि आपने 3-4 साल तैयार क्या किया अभी तक। इसके अलावा जो आप बहुत शोर मचाते थे अपनी पेस बैटरी का, तो क्या तैयार किया? अगर आज हसनैन फिट नहीं है तो हसनैन तो पाकिस्तान के लिए भी नहीं खेल रहे 1.5 साल से, तो क्यों नहीं फिट वो? इसी तरह अगर जो आप धानी है, अगर वो रेडी नहीं है, वर्ल्ड कप के काबिल नहीं, आप उसको समझते, तो किसने करना था उसको रेडी? तो आपका जो सिस्टम है, जो उसमें कई लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, दैट सिस्टम नीड्स टू रिस्पॉन्ड कि जब आपको जरूरत है तो वो बंदे किधर हैं जिनकी आपको जरूरत है। तो आई थिंक ये बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि हम तो हमेशा यही सुनते रहे पिछले 1.5-2 साल से कि जी बड़ा जो ना बहुत फास्ट बॉलर हैं 140 प्लस वाले, मूसा थे किधर गए, हसनैन है किधर हैं, दानी है किधर हैं, ठीक है। जो इंजर्ड है लड़के वो पाकिस्तान भी नहीं खेल रहे, तो भाई इंजर्ड क्यों हो रहे हैं? और अगर कोई बाहर की लीग में जाके इंजर्ड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एसेट फिर हमारे तो ना हुए ना, जो हमारे लिए तैयार नहीं है। तो हमने उन्हें क्यों नहीं सिक्योर किया अपने लिए, जबकि वर्ल्ड कप का हमें पिछले 4 साल से पता है कि इस टाइम पे वर्ल्ड कप होना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं आप कि क्यों नहीं लड़के तैयार किए, आप समझते हैं आमिर जमाल की अगर आज देखी जाए परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में, ऑल्दो छोटे ग्राउंड हैं, ओपोनेंट हल्की टीम है, लेकिन आमिर जमाल ने हमने देखा इमर्जिंग एशिया कप में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उससे पहले एक सीरीज हुई उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया, तो धानी को जो हमने एशिया कप में बुलाया, तो आमिर जमाल पर क्यों टाइम इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझ रही मैनेजमेंट? ये बात फिर मैनेजमेंट के जहन में ही कोई राज है जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में तो आप समझते हैं कि ऐड होना चाहिए आमिर जमाल को? मेरे ख्याल में तो उसे टीम में होना चाहिए था। ही इज योर बेस्ट ऑलराउंडर, अवेलेबल ऑलराउंडर एट द मोमेंट। तो उसको ना रखने की क्या वजूहात हैं, वो तो आपको मैनेजमेंट ही बता सकती है। और आज की परफॉर्मेंस अगर एशियन गेम्स में हैदर अली की अगर आपने देखी हो, यकीनी तौर पर नज़रों के सामने से गुजरी होगी, हैदर अली जो 4 रन बनाकर आउट हुए हैं, हैदर अली क्या समझते हैं, अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं T20 क्रिकेट खेल के, डोमेस्टिक को उस तरह से टाइम ना देकर, अब उनका करियर जो है वापस कमबैक करते दिखाई दे रहे हैं? देखिए रन करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे तो ही कमबैक होगा, वरना रेपुटेशन पे एक सर्टेन टाइम तक आपको चांसेस मिलते हैं, लेकिन जब आपकी तरफ से परफॉर्मेंसेस नहीं आती तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सिलेक्टर्स की प्रायोरिटी नहीं रहते, और कोई और जो परफॉर्म करता है वो सिलेक्टर्स की प्रायोरिटी बन जाता है। तो ये हर प्लेयर को मालूम है, और हैदर अली कोई एक्सेप्शन नहीं है, उन्हें भी ये सारा किस्सा मालूम है। तो उनको परफॉर्म करना है और परफॉर्म करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर बड़ी जल्दी लोग हिस्ट्री हो जाते हैं, तो खुदा ना खास्ता उन्हें भी वो फेस करना पड़ सकती है चीज़ अगर वो रन नहीं करते। ठीक है, मतलब लेट्स टॉक अबाउट जो हमारा फर्स्ट मैच है अगेंस्ट हॉलैंड। नीदरलैंड एक कोई अपेरेंटली उस तरह से वो टीम नहीं, लेकिन मुश्किल टाइम, टफ टाइम दिया है नीदरलैंड ने पाकिस्तान को बायलैटरल सीरीज में। अब प्लेइंग 11 आप किस तरह से देख रहे हैं? 3 सीमर्स के साथ इन कंडीशंस में देख रहे हैं विद 2 स्पिनर्स? देखिए 2 स्पिनर्स के साथ तो आपको जाना ही पड़ेगा इंडिया में, और बाकी जो आपके पेसर्स हैं उसमें तो तकरीबन विच आर उसामा मीर और शादाब खान, तो चलो कंफर्म है, नवाज और उसामा मीर में आप किसको देख रहे हैं? मेरे ख्याल में तो उसामा मीर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो उन्हें ही खेलना चाहिए, उनके साथ एक खेल लें दोनों में से, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शादाब ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि आपके साथ अगर आपको ऑफ स्पिन चाहिए तो फिर आप इफ्तिखार बॉलिंग करके दे सकते हैं, और आगा से बॉल करवाए हैं, आगा सलमान है या साउथ शकील में से किसको खिलाते हैं, ये अगेन बाबर और कंपनी जो है उनकी मैनेजमेंट वो डिसाइड करेगी। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये किसके लिए ऑप्ट करते हैं। बाकी जो सबकी फॉर्म है और जो परफॉर्मेंसेज है वो सबके सामने है, हर बंदा अपनी अपनी 11 जो है वो जहन में लिए बैठा है, लेकिन देखना है कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट क्या करती है। आप प्लेइंग 11 में 11 में समझ रहे हैं कि फखर जमानी ओपन करेंगे इमाम के साथ, या फिर अब्दुल्ला को चांस दिया जा सकता है पहले मैच? देखिए देखना है कि अब्दुल्ला आज क्या करते हैं, अगर तो आज कोई बड़ी इनिंग खेलते हैं तो फिर तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको बाहर बिठाना, और अगर नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल है कि फखर और इमाम के साथ ही जाएगा। आज चूंकि फखर जमान भी खेल रहे हैं तो उनके लिए भी डू और डाई है।
देखिए डू और डाई तो नहीं है, देखिए फखर इम्पैक्ट प्लेयर है, इन तीनों में से फखर ही इम्पैक्ट प्लेयर है, बड़ा जो इम्पैक्ट डाल सकता है, जो पावर प्ले को यूटिलाइज कर सकता है, तो आपको उसके साथ तो चांस लेना है। अच्छा, बड़ा टफ कंपटीशन है मिडिल ऑर्डर में, बट साहब आप क्या समझते हैं साउथ शकील और आगा सलमान? देखिए अगर करंट फॉर्म को देखें और प्रॉपर बैटिंग देखें तो मेरा ख्याल है साउथ शकील डिजर्व करते हैं कि उन्हें जो है ना वो जगह पे खिलाया जाए, और बीइंग अ लेफ्ट हैंडर वो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करते हैं, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर में बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, आगा, शादाब, 5 राइट हैंडर, बिल्कुल, तो अगर उसके बीच में एक लेफ्ट हैंडर आ जाता तो एक डायमेंशन एक्स्ट्रा ऐड होती है, और वो बड़ा स्किलफुल प्लेयर। ठीक है, लेट्स सी जी। 352 का टारगेट है इस वार्म अप मैच में, इसके बाद ही प्लेइंग 11 जो है वो कंफर्म होगी। अगले शो में हम प्रॉपर इस पर डिस्कस करेंगे कि प्लेइंग 11 का कौन कौन हिस्सा होना चाहिए ऑन मेरिट बेसिस। आज के शो से इतना।